हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉन टेक्निकल में। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं अपनी लाइफ में ये दूसरा ब्लॉग बना रहा हूँ। आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखिए और ये बताइए कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ। अगर आपका जवाब होगा मनाली, सो दैट्स ट्रू, आई एम इन मनाली। ऑलमोस्ट 2 साल बाद ये मौका है कि जब मुझे कहीं बाहर निकलने का मौका मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और यहाँ पर मैं आया हूँ अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ और अपने मम्मी पापा के साथ। सो मौसम और वेदर काफ़ी ओके है और ये काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों के साथ कि जब हम यहाँ पर आए तो उससे 1 दिन पहले ही और ऑलमोस्ट 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने RT-PCR टेस्ट और ई पास की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ये सारी ख़त्म कर दी थी। सो चलिए, आज हमारा यहाँ से मैंने जर्नी की स्टार्ट नहीं की थी। हम लोग एक्चुअली वोल्वो बस से आए थे क्योंकि आई एम नॉट कम्फर्टेबल टू ड्राइव दिस 15 आवर्स लॉन्ग जर्नी एंड आई एम द ओनली पर्सन हु नो हाउ टू ड्राइव इन माई फैमिली। सो दैट इज़ वाई वी चूज़ द वोल्वो ऑप्शन एंड yes, Volvo option is still available, but if you want to come with your car, so that's also good. If you want to come with a flight, but I don't think so कि flight rates यहाँ पे कुल्लू मनाली में अपने rates को justify करते हैं। So खैर चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस ट्रिप। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अच्छे से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी इस ट्रिप को, अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं और अगर नहीं भी हैं, अगर आप अच्छी खासी इनकम सोच सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो चलिए लेट्स स्टार्टेड। तो दोस्तों, मनाली में हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी मिला जुला रहा था और वो मिला जुला क्यों था इसके बारे में मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊँगा। तो बात करते हैं सबसे पहले जाने की। तो जाने के मनाली कई सारे तरीके हैं, ऑलमोस्ट सारे तरीके जो अभी इंडिया में अवेलेबल हैं, आप उन सभी तरीके से जा सकते हैं। जैसे कि आप फ़्लाइट से जा सकते हैं, लेकिन फ़्लाइट रेट्स आई डोंट थिंक सो कि उसके रेट्स अपने आप को जस्टिफाई करते हैं क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली हैं और काफ़ी महंगे हैं। हालांकि आप जा सकते हैं अगर आपको जल्दी ही मनाली पहुंचना हो तो आप कुल्लू के बुटनर एयरपोर्ट उतर सकते हैं और वहाँ से आई थिंक 1 घंटे की दूरी पे मनाली है। तो बात करते हैं अगले मोड की, वो है ट्रेन से। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, फिर वहाँ से अगेन आपको बस करनी पड़ेगी, लेकिन वो आधी जर्नी ट्रेन की और आधी जर्नी की बस की, ऐसा कुछ हो जाएगा। और तीसरा है बस का। बस में आप हिमाचल टूरिज्म की नॉर्मल बस से भी जा सकते हैं और वोल्वो बस से भी जा सकते हैं। हम भी वोल्वो बस से गए थे और वोल्वो बस से मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी शानदार रहा था। कुछ वोल्वो बस की सीट बुक करते समय कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि आप पीछे वाली सीट्स ना लें। अगर आप नोटिस करेंगे तो पीछे वाली सीट्स थोड़ी चीप होती हैं और लोग उनको थोड़ा कम प्रेफर करते हैं क्योंकि अगर आप पीछे वाली सीट्स लेंगे तो वो थोड़ी कंफर्टेबल नहीं होती। और दूसरी चीज़, जब पहाड़ों पे बस घूमती हैं तो आपको पीछे वाली सीट पे बैठ के थोड़ा चक्कर से भी फील होंगे। तो अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं तो पैसे बचाने के चक्कर में वो सीट्स ना लें, क्योंकि 15 आवर्स की लॉन्ग जर्नी है। अगर आप वो लेंगे तो डेफिनेटली आप परेशान हो जाएंगे और जो टाइम आप घूमने में व्यतीत कर सकते थे, घूमने में इन्वेस्ट कर सकते थे उसमें आप आराम से वहाँ जाके सोएंगे। तो ऐसा मैं नहीं चाहता। तो मैं पर्सनली वोल्वो से गया था। हालांकि आपके पास कार भी एक ऑप्शन है, तो आप कार से भी जा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग आपके साथ जा रहे हैं या फिर बच्चे हैं आपके साथ, तो आई वुड प्रेफर कि आप अपनी कार से जाएं। अगर आप कार से मनाली जाते हैं तो आपको कुछ बातें ज़रूर ध्यान में देने वाली होनी चाहिए। सबसे पहली ये कि अगर आप पहली बार कार से जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से जाइएगा, क्योंकि आप जब भी वहाँ पे साइट सीइंग करेंगे, जितने भी साइट सीइंग के प्लेसेस हैं वो हालांकि हैं तो मार्केट में, लेकिन रास्ते थोड़े चढ़ाई भरे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो वहाँ एक प्लेस है हिडिंबा मंदिर, हिडिंबा टेम्पल। तो वो मंदिर जाने के लिए आपको मार्केट के बीच में से ही जाना पड़ेगा, लेकिन रास्ते चढ़ाई भरे हैं और वहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है बिकॉज ऑफ टूरिस्ट कि वहाँ पे चढ़ाई पे भी जाम लग जाता है। तो अगर आप अपने हैंड ब्रेक, अपने एक्सीलेटर और ब्रेक को अच्छी तरह कमांड करना जानते हैं तो आप जाइएगा, क्योंकि आमतौर पर मैंने लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम देखी थी कि अगर जाम लग जाता है वो भी चढ़ाई पे, तो गाड़ी अक्सर बैक मारती है और उसको वापस से आगे बढ़ाने के लिए वो थोड़ा सा पीछे हटती है, जिससे कई बार मैंने 1-2 टूरिस्ट के साथ देखा कि गाड़ी उनकी पीछे वाली गाड़ी से टकरा गई। तो ये बड़ी नेचुरल और बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं अपनी ड्राइविंग स्किल्स को लेके, तभी आप अपनी कार से जाइएगा अगर आप पहली बार जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस की जिनकी वजह से शायद आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो यूज़र्स अक्सर पूछते हैं वो है कब ना जाएं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपसे कहूँगा कि आप मनाली जाने के लिए बरसात के मौसम में जाने से बचें, यानी कि जुलाई मिड और अगस्त के सीज़न में, अगस्त के महीनों में आप वहाँ ना जाएं। और क्योंकि अगर मनाली जा रहे हैं तो आप गर्मियों में भी जा सकते हैं और सर्दियों में भी जा सकते हैं। दोनों टाइम में मनाली घूमने के अपने अलग अलग ही मज़े हैं। जब मैं मनाली गया था 2 जुलाई को और मैं वहाँ 3 जुलाई को पहुँचा था, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि हमारे गाज़ियाबाद का टेम्परेचर, मैं गाज़ियाबाद से गया था तो यहाँ का टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर था ऑलमोस्ट अराउंड 28। तो हमें जो वेदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हमें वही मिला और ये एक्चुअली काफ़ी राहत भरा था। और बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है जो लोग अक्सर पूछते हैं वो है वहाँ पे बर्फ़ मिलेगी या नहीं। बर्फ़ आपको मिलेगी, लेकिन मनाली में नहीं, रोहतांग में, अगर आप गर्मियों की सीज़न में जा रहे हैं। और अगर आप सर्दियों की सीज़न में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे जगह ही जगह बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेंगी। लेकिन आप गर्मियों में भी जा रहे हैं तो गर्मियों में भी जाना बनता है, क्योंकि गर्मियों में वहाँ ठंडा वेदर एक अलग ही सुकून का एहसास देता है। तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन बी रिमेंबर अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो आपको वहाँ रोहतांग में मिलेगी। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि हम कितने दिनों के लिए वहाँ जाएं। अगर आपका ज़्यादा ही टाइट स्केड्यूल है, अगर आप एक वर्किंग एम्प्लॉय हैं और आपको छुट्टियों की प्रॉब्लम है, तो मिनिमम 3 दिन का तो आप प्लान बनाना। अदरवाइज़ 4 डेज़ भी काफ़ी है। हमने 5 डेज़ का प्लान बनाया था और आई थिंक मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये 5 डेज़ का हमने थोड़ा ज़्यादा बना लिया। हम सारी चीज़ें 4 डेज़ में कवर कर सकते थे। और लेकिन खैर, और जो चौथा क्वेश्चन है वो है ये कि वहाँ पे हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और इसका आंसर मैं आपको वीडियो के बीच में देता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि मनाली में कहाँ जाएं और क्या करें। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि जब आप मनाली जाएंगे तो अपने होटल की बुकिंग मेक श्योर आप 2 दिन की पहले ही करा लेना। मनाली जाने में अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपको शायद 12 या 13 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसे में अपने मन मर्जी का अपने मुताबिक होटल ढूंढना, अगर आपकी बुकिंग्स नहीं है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में आप एटलीस्ट 2 दिन की बुकिंग करा लेना। उसके बाद चाहे तो आप अपना होटल्स वहाँ पे रहते हुए भी सर्च कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि वहाँ पे क्या जाएं और क्या करें। जैसे ही आप मनाली में पहुँचेंगे तो आप ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर आप घूमने निकलेंगे तो आप सबसे पहले जा सकते हैं वहाँ के हिडिंबा देवी टेम्पल। दोस्तों हिडिंबा देवी का वर्णन महाभारत काल में मिलता है। माता हिडिंबा पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भीम की पत्नी बनी थी और उनके पुत्र का नाम था घटोत्कच। ये मंदिर इन्हीं हिडिंबा देवी को समर्पित है। इसका निर्माण 1553 में उस समय के राजा बहादुर सिंह जी ने बनवाया था। और ये मंदिर आपको देखने में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की तरह लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देवदार के घने जंगलों के बीच में ये मंदिर बहुत ही अद्भुत है और मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि ये आपकी विश लिस्ट में ज़रूर ही होना चाहिए। दोस्तों दूसरी जगह है वो है मनाली की मनु टेम्पल। आपने कभी ना कभी ये तो सुना होगा ना कि सबसे पहले जिस मानव या मनुष्य का नाम था उसका नाम था मनु, जो ब्रह्मा जी की संतान थी। ये मनु टेम्पल भी उन्हीं ऋषि मनु को समर्पित है। लेकिन जैसा ये अभी फिलहाल दिख रहा है ये पहले ऐसा नहीं था। ये रिकंस्ट्रक्ट हुआ था 1992 में। आपको बता दूं कि ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जो मनु ऋषि को समर्पित है। इसलिए मनाली में आकर इस मंदिर के दर्शन तो करने ज़रूर बनते हैं। लेकिन आप लोग शायद ये सवाल कर रहे होंगे कि भाई मनाली में क्या सिर्फ मंदिर ही मंदिर हैं? तो मैं ऐसा कहूँगा कि नहीं, और भी बहुत कुछ है। लेकिन उसके लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों इन 2 जगहों को घूमने के बाद आई एम श्योर कि आपको भूख तो ज़रूर लग रही होगी, है ना? इसके लिए आप मनाली के कुछ बेहतरीन कैफ़े विजिट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ओल्ड मनाली के सनशाइन कैफ़े या फिर लेजी डॉग कैफ़े में आप जा सकते हैं। और आपको खाने के मामले में मैं एक टिप ज़रूर देता हूँ। आप जब भी मनाली आए या फिर किसी भी हिल स्टेशन पे आए आप इन 3 चीज़ों को कभी मिस मत करना। नंबर 1 ठंड में सुबह की चाय, और नंबर 2 दोपहर में पहाड़ का फेमस राजमा चावल, और नंबर 3
शाम को स्नैक्स में सोया मोमोज और रात का डिनर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और दोस्तों फाइनली इतना सब कुछ करने के बाद आप डे 1 में शाम को माल रोड पर आराम से आइसक्रीम खाते हुए घूम सकते हैं। वहाँ की मार्केट को आप एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ के कुछ मेमोरेबल मनाली आइटम्स आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों डे 1 के एंड में एक ज़रूरी बात, अगर आप अपनी कार या किसी और व्हीकल से नहीं आए हैं और फैमिली मेंबर्स के साथ हैं तो आप एक खर्चे को इग्नोर नहीं कर सकते और वो है साइट सीइंग के लिए टैक्सी का। सभी टैक्सी के लगभग एक से ही रेट्स हैं अलग अलग जगहों के लिए और सब तरह के रेट्स की इंफॉर्मेशन मैंने अपने व्लॉग में दे दी है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए तैयारी करते हैं डे 2 की। तो दोस्तों डे 2 उन लोगों के लिए है जो ये सोच रहे थे कि मनाली में सिर्फ मंदिर ही मंदिर है क्या। तो भाई लोगों, आज का दिन आपके लिए है, लेकिन इसके लिए आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा और सही मायनों में अगर मनाली के नज़ारे लेने हैं तो आज कवर होंगे मंदिर से वाटरफॉल तक की एडवेंचरस ट्रैकिंग और सिखों के पवित्र स्थल मणिकर्ण गुरुद्वारा एंड कसौल। दोस्तों सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग आपको शुरू करनी होगी ट्रैकिंग जोगनी वाटरफॉल के लिए, जो शुरू होगी वशिष्ठ टेम्पल से। मॉल रोड से वशिष्ठ टेम्पल ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर है। तो इसके लिए आपको शेयर टैक्सी या टैक्सी हायर करके आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे टाइम पे रात से मनाली में ज़ोरों से बारिश हो रही थी और इसलिए हम वशिष्ठ टेम्पल से आगे जा ही नहीं पाए, जिसका अफसोस हमें बाकी पूरे ट्रिप में रहा था। खैर वशिष्ठ टेम्पल से जोगनी वाटरफॉल तक जाने में आपको एटलीस्ट 45 मिनट लगेंगे और इस ट्रैकिंग में आपको, अगर आप थक गए हो इस 45 मिनट में, तो आई एम डैम श्योर कि जोगनी वाटरफॉल को देखते ही आपकी वो थकान रहस्यमय तरीके से दूर हो जाएगी। वाटरफॉल है ही इतना खूबसूरत, आप चाहो तो वहां नहा सकते हो या फिर कुछ स्वीट सी सेल्फी क्लिक कर सकते हो। और इस ट्रैकिंग को करके जब आप वापस आओगे तब तक आपका वशिष्ठ टेम्पल का गेट भी खुल जाएगा। आप वशिष्ठ टेम्पल में भी आप हाथ पैर जोड़कर पूजा कर सकते हो। वहां पे आप देखोगे वहां पे आपको एक पानी का कुंड मिलेगा, गर्म पानी का कुंड, जहाँ पे आप नहा सकते हो, मुंह हाथ धो सकते हो। कहते हैं कि वो पानी सल्फर युक्त होता है। अगर आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है तो इस मंदिर के उस कुंड में नहाने से आपकी वो प्रॉब्लम्स जल्दी ही दूर हो जाएंगी। तो अब डे 2 में जो चीज़ें कवर हो सकती हैं उसमें एक लॉन्ग ट्रिप मनाली से मणिकर्ण की, क्योंकि हम जो जोगनी वाटरफॉल नहीं जा पाए थे तो इसलिए मैं पूरा एनर्जेटिक था इस लॉन्ग ड्राइव के लिए। इसलिए मैंने ये जर्नी प्लान की बाय बाइक आप पूरे मनाली में कहीं से भी रेंट पे ले सकते हैं, पर एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि बाइक वो आपको सुबह से शाम तक ही रेंट पे देंगे। अगर आप उस व्हीकल को अगले दिन वापस करेंगे तो आपको एक दिन का चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। खैर मेरे मन में कई दिनों से एक छुपी हुई डिज़ायर थी और वो ये थी कि मैं भी पहाड़ों पे बाइक राइड करूं। और क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी ये जर्नी थ्रू बाइक की हुई थी तो मैंने भी बाइक से ही इस ट्रिप को ठीक समझा करना। वैसे आप चाहे तो इस जर्नी को बाय बस से भी कर सकते हैं और ख़ास बात ये है कि उस रूट पे कुछ इलेक्ट्रिक बसेस भी चलती हैं जिसमें किराया तो बजटेड होता ही है, साथ ही साथ उनका एक्सपीरियंस भी औसम होता है। और यकीन मानिए इन द वे ऑफ कसौल जब आप रास्तों के साथ साथ पार्वती रिवर को बहते हुए देखेंगे ना तो आई एम श्योर यू विल लव इट। कसौल को भारत का मिनी इजराइल भी कहा जाता है। यहाँ आपको कई इजरायली देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनली जब आप कसौल पहुँचे या पहुँचने वाले हो तो वहाँ की लोकल मार्केट्स को एंजॉय करें, पार्वती रिवर के पास बैठकर कुछ टाइम स्पेंड करें। गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे बनाए हुए खूबसूरत पार्क को घूमने उसे एंजॉय करें और फाइनली विजिट करें मणिकर्ण, जो कि कसौल से कुछ 5 या 6 किलोमीटर्स की दूरी पे है। दोस्तों मणिकर्ण गुरुद्वारा सिखों के फेमस तीर्थ स्थलों में से एक है और इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में आपको पंजाबी टूरिस्ट भी मिल जाएंगे। यहाँ वाकई में जो एक चमत्कारी चीज़ देखने की जगह है वो है यहाँ का गर्म पानी का कुंड। कहते हैं कि अगर किसी को कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो यहाँ 4-5 दिन आकर अगर इस गर्म पानी में नहाए तो उसकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। बट दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि आप कसौल और मणिकर्ण को घूमने के बाद वापस कार या बस से मनाली आ जाएं और रात को वहीं रुकें,
क्योंकि अगले दिन स्टार्ट करनी है हमें मनाली टू रोहतांग की जर्नी, जो मेरी लाइफ की अभी तक की बेस्ट विजिट थी, बेस्ट एक्सपीरियंस था। आप अपने हिसाब से चाहे तो इन 2 दिनों के प्लान को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि डे 2 में आप जा सकते हैं रोहतांग और डे 3 में मनाली। ये टोटली आपके ऊपर है। मुझे तो एस्ट्रोनॉट लग रही है पूरी। सो दोस्तों, आप रेडी होना डे 3 के लिए, रोहतांग के इस एडवेंचरस सफ़र के लिए। रोहतांग जाने के बाद मुझे पर्सनली एक्चुअली में ये लगा कि ये फील हुआ कि वाई मनाली इज सो पॉपुलर अमंग टूरिस्ट। रोहतांग को खास बनाती है वहाँ के अकॉर्डिंग टेस्ट माउंटेन्स। अकॉर्डिंग टेस्ट माउंटेन्स से मेरा मतलब है कि जब आप रोहतांग जाएंगे तो रास्ते में आपको दीदार करने को मिलेंगे घास के पहाड़, देवदार ट्री माउंटेन्स, स्नो माउंटेन्स एंड ग्रीनलेस माउंटेन्स। तो अब आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जर्नी कितनी शानदार होगी। और अगर मैं सही बताऊं तो लोग इसी के लिए तो मनाली आते हैं, है ना, वरना टेम्पल्स, मार्केट, रेस्टोरेंट एंड कैफ़े तो हर जगह है। आपको पता है कि रोहतांग सर्दियों में क्लोज हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम स्नो, और आमतौर पे ओपन होता है मार्च टू अक्टूबर ऑलमोस्ट। और शायद रोहतांग जैसी जगह इसलिए भी आइकॉनिक है क्योंकि वहाँ कोई ह्यूमन मेड प्लेसेस नहीं है, ना ही कोई मार्केट और ना ही कोई रेस्टोरेंट और ना ही कोई कैफे। शायद नेचर ने इंसानों से कहा होगा कि तुम तो रहने दो, बस इस जगह का ख्याल मैं खुद ही रख लूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि रोहतांग जैसी जगह वाकई में हेवन ऑन अर्थ है। रोहतांग जाने के लिए कुछ बातों का आपको विशेष तौर से ख्याल रखना पड़ेगा, और वो ये है कि अगर आप अपने व्हीकल से रोहतांग आना चाह रहे हैं तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, वो भी 1 दिन पहले। वहाँ के लिए आपको गर्म कपड़े और जूते रेडी रखने होंगे अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो भी। लेकिन इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ ऐसी कई सारी शॉप्स हैं जो आपको सर्दियों के कपड़े और शूज़ आपको रेंट पे दे देंगे। रोहतांग पहुँचने पर आपको पहाड़ों का नेशनल फूड, चाय और मैगी, छोटी छोटी कई टपरीज दिख जाएंगी। और वहाँ पे जो मेनली एक्टिविटीज़ आपको रोहतांग में देखने को मिलेंगी वो होगी पैराग्लाइडिंग, स्नो स्केटिंग, याक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और ऐसी कई एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। और बाय द वे, ये थी हमारी स्नो स्केटिंग। सो गाइस तीसरा दिन बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा और आज अभी हम पहुंच गए हैं रोहतांग में, फाइनल हमारी डेस्टिनेशन पे। और जैसे यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि स्नो एक्टिविटीज़ काफ़ी हो रही है, लेकिन हम लोग क्योंकि शांति प्रिय बंदे तो हम लोग थोड़ा ट्रैकिंग करके थोड़ा ऊपर आ गए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो वेदर बहुत ही औसम है, बहुत ही गजब। सो गाइस आज की इस डे 3 की औसम ट्रिप को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और आई होप कि आप भी यहाँ पे ज़रूर आएंगे, मैं आशा करता हूँ। और इस वीडियो को आपको कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा तो ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल का नाम है